हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हमने पहले एक वीडियो बनाई थी संसाधन और उसके विकास के बारे में। तो आज ही हम उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, मतलब उसके आगे उसके विकास के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कैटेगरीज वाइज किस हिसाब से उनको बांटा गया है। उसमें हमने सभी बातों का ध्यान देते हुए उनको पढ़ा था। पर आज हम उसका विकास, उसके नियोजन या फिर उसके संरक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक था अपना संसाधन एवं विकास। देखिए, हमने संसाधनों के बारे में पढ़ लिया था। तो अपना नेक्स्ट जो अपन पॉइंट है वो देते हैं संसाधन का विकास। अब देखिए, संसाधन का विकास कैसे होता है। तो सिंपल सी चीज है, अगर मानव का विकास होगा तो संसाधन का विकास भी होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि मानव का जो विकास है वो संसाधनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। मानव वो अपनी प्रगति किसके द्वारा करेगा? संसाधनों के द्वारा करेगा। और जब मानव कोई नई इनोवेशन करता है, कोई नई चीजें करता है, तो उससे संसाधनों का उपयोग करके संसाधनों का भी इसके साथ साथ विकास करता है। ठीक है। अब देखिए, संसाधन का विकास से संबंधित ही एक चीज आती है, सतत पोषणीय विकास। तो देखिए, जो संसाधन है वो अपने कहाँ पर पाए जाते हैं? पृथ्वी पर पाए जाते हैं। क्योंकि अपन पृथ्वी पर रहते हैं और सिंपल सी चीज है, पृथ्वी पर जो संसाधन है वो पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की। सतत पोषणीय विकास क्या चीज है? कि मानव के द्वारा जो अन्य चीजों का विकास किया जा रहा है, उसके चक्कर में किसकी हानि नहीं होनी चाहिए? पृथ्वी की हानि नहीं होनी चाहिए, या फिर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। यानी मानव अपना विकास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए उससे। ठीक है। उसे ही बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। मतलब मानव अपना जो विकास कर रहा है उसके साथ साथ पर्यावरण का क्या ना करे? दोहन ना करे, उसको नुकसान ना पहुंचाए। यही है सतत पोषणीय विकास। ठीक है। अगर एक लाइन में अपन बोले तो बोल सकते हैं कि मानव अपने विकास के साथ साथ पर्यावरण को संतुलन बना के रखे, या फिर पर्यावरण का दोहन ना करे, उसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो संसाधन है वो रहने चाहिए, उसके उनके लिए खत्म नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है। तो यह है सतत पोषणीय विकास। और संसाधन के विकास के बारे में बात करें तो संसाधन का जो विकास है वो सतत पोषणीय विकास से ही संबंधित चीज है। क्यों? क्योंकि जब मानव का विकास होता है तभी संसाधन का विकास होगा ठीक से। ठीक है। और अगर ये दोनों चीजें हैं, ये विकास करती हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आजकल पर्यावरण को ध्यान कम देते हैं। पर्यावरण की ओर क्या देते हैं? ध्यान कम देते हैं। क्योंकि आज का जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण है, ये नॉर्मल चीज है ना। ये चीजें आप रोज न्यूज पे देखते होंगे, अलग अलग जगह देखते होंगे। तो ये क्या है? समस्याएं हैं कुछ। तो उसी लिए सतत पोषणीय विकास कुछ एक कार्यक्रम लाया गया, जिसके द्वारा कि पर्यावरण का नुकसान होने से बचाया जा सके, साथ ही साथ मानव का विकास भी संभव हो सके। ठीक है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक चीज है, वो ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में
एक सम्मेलन आयोजित होता है। किससे संबंधित है? पृथ्वी से रिलेटेड, यानी पर्यावरण से रिलेटेड एक सम्मेलन आयोजित होता है। कहां पर? ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में। और कब की बात है ये? तो 1992 की बात। ठीक है। इस सम्मेलन में 100 से भी ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यानी राष्ट्र की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति हैं, तो यानी 100 से भी ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष आए थे। ठीक है। और उन्होंने मिलकर एक चीज देखी कि मानव विकास के साथ साथ पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, तो इसको संतुलन कैसे बनाया जा सके, उससे रिलेटेड इसमें बात की गई। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में किससे रिलेटेड बात की गई? पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड और मानव विकास और जैव विविधता से लेकर कुछ बातें की गई। ठीक है। और उसमें जो 100 से अधिक राष्ट्रों के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने किस पर हस्ताक्षर किया था? उन्होंने हस्ताक्षर किया था कि जो एक पत्र लाया गया उसमें कि पर्यावरण और जो मानव विकास है उसको साथ साथ कैसे बैलेंस किया जा सके। ठीक है। जिससे कि पर्यावरण का भी नुकसान ना हो और क्या हो, मानव का भी विकास चलता रहे साथ साथ। ठीक है। देखिए, इसके बारे में अपन विस्तार से बात करते हैं। रियो डी जेनेरो, बात करें कब की है? 1992 की। ठीक है। और ये कहां पर है? ब्राजील। यहाँ पर क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। ठीक है। सम्मेलन में आए कौन कौन? तो 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है। वो क्या हुआ? कहां पर आए? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। यहाँ पर क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। कब की बात है ये? तो 1992 में ये चीज हुई। इसमें बात किसके ऊपर की गई? तो जैविक विविधता, ठीक है, पर्यावरण और भूमंडलीय वन संरक्षण। ठीक है। और बात करें तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन की इसमें बात की। ठीक है। इसमें एक एजेंडा रखा गया, जैसे अपने एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। ठीक है। एजेंडा 21 वो किससे रिलेटेड था? कि जो विश्व में जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं और वन के कम होने की जो समस्याएं देखी जा रही है, तो उसको कंट्रोल, उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया गया? एक प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। जिसके ऊपर कितने 100 से भी अधिक देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने क्या किया? हस्ताक्षर किए। ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि मानव का जो विकास है वो तो हो ही सकता है, साथ साथ में क्या होगा, जो पर्यावरण है उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए क्या क्या किया गया? रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील का एक शहर है, वहां पर 1992 में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। 100 से भी अधिक राष्ट्र के अध्यक्षों को बुलाया जाता है। ठीक है। और किन किन चीजों पर? तो जैव विविधता, पर्यावरण है, ठीक है, भूमंडलीय वन संरक्षण है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन है। ठीक है। ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात की जाती है। और फिर क्या रखा जाता है? एजेंडा 21।
इस पर हस्ताक्षर किया जाता है। और एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? भूमंडलीय वन संरक्षण है, भूमंडलीय जल परिवर्तन है, ठीक है, मानव के विकास से और पर्यावरण का नुकसान ना हो सके, इसके इससे संबंधित क्या है? एजेंडा 21, ठीक है। ये ऐसा का ऐसा आप नोट कर लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। लिखिए, देखिए ये चीज तो है एक छोटी सी सम्मेलन के बाद। तो ये हमने देखा संसाधन के विकास के बारे में। और संसाधन का विकास है वो मानव के विकास पर ही संबंध, या बोल सकते हैं कि मानव के विकास से संबंधित क्या है? संसाधनों का विकास है। और आजकल आप देख रहे हो कि जो संसाधनों का उपयोग है वो बहुत ही, बोल सकते हैं अपन, गंदे लेवल पर हो रहा है। मतलब अंधाधुंध उसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ऐसे बहुत सी समस्याएं अपने को देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है संसाधन नियोजन, ठीक है। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन होता क्या है? संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के लिए जो व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं? संसाधन नियोजन। अब देखिए संसाधनों का नियोजन करने के लिए अपने को करना क्या है कि संसाधन कौन कौन से हैं पहले उसका तो पता होना चाहिए। तो अपने बोल सकते हैं कि संसाधनों की सूची बनाई जाए या फिर तालिका बनाई जाए कि कौन सा संसाधन है भैया ऐसा, ठीक है, और कौन कौन से उसके उपयोग है वो अलग अलग लिखो पहले। उसके बाद में उसकी ये देखो कि वो अपने पास है कितना, ठीक है, उसकी मात्रा कितनी है, फिर उसके आधार पर आप उसका उपयोग है वो करने का डिसाइड करें। संसाधन का नियोजन इसी प्रकार से हो सकता है कि पहले तो संसाधन कौन कौन से हैं उसका एक पता लगाया जाए कि पता कि उसकी सूची बनाई जाएगी। सूची बनाए जाने के बाद में क्या किया जाए, ये पता लगाया जाए कि उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है, कौन कौन से संसाधन और उनके कितने कितनी मात्राएं हैं, ठीक है, उसका उसके आधार पर उसका उपयोग किया जाए, ठीक है। उसका अंधाधुंध उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे कि आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को क्या है नुकसान झेलना पड़े, ठीक है। उसी में अपन बात कर रहे हैं कि जैसे भारत देश की बात करते हैं अपने, क्योंकि फिलहाल अपने इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो संसाधनों का नियोजन है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि पहले संसाधनों की पहचान की जाती है, उसके बाद में उसकी मात्रा वगैरह का पता चलता है, ठीक है, उसके बाद में उसके आधार तय होते हैं कौन से संसाधन है वो कितना ही उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, किन किन कामों के लिए उपयोग होता है, वो चीजें हैं। जैसे कि अपन बोल देते हैं कि जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, जल है, या फिर बोल सकते हैं नदी है, ये भी क्या है संसाधन ही है, ठीक है। पर्वतों का कितने पर, मतलब कितने प्रतिशत भाग तक पर्वत है, कितने पर पठार है, कितने पर मैदान है, कितने भाग पर जल है या फिर नदी है, ठीक है, इनका उसके आधार पर उपयोग किया जाता है। जैसे मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर कृषि वाले जो काम है, ठीक है, कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पर मिल सकता है अपने को? मैदानों में मिल सकता है। तो इसका संसाधन के रूप में उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कितने किस आधार पर किया जाना चाहिए, वो हमें किससे पता चलता है? संसाधन नियोजन से पता चलता है, ठीक है। अब देखिए संसाधनों का उपयोग इससे पहले
संसाधनों का संरक्षण की बात कर लेते हैं। उपयोग से पहले संरक्षण की बात कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान में हमारे पास पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कई चीजें, ठीक है, कई चीजें हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं? संसाधनों के अति दोहन की वजह से हो रहे हैं, यानी संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, ऐसी समस्याएं ही देखने को मिलती है। पर्यावरण प्रदूषण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये ऐसे ही चीजों का उपयोग है। भूस्खलन आते हैं, भूकंप बोल सकते हैं जिनपे, ठीक है। भूकंप क्यों आते हैं? आपने मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए जल है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि भूमि मान लीजिए, पर्वत तो आपके लिए अलग चीज हो जाएगी, एक भूमि मान सकते हैं, चलिए ये भूमि है। अब देखिए ये भूमि की ऊपरी लेयर है, ठीक है, ये अपने जमीन की ऊपरी लेयर है। फिर इसके नीचे अलग अलग लेयर्स होती है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है, जिसमें मान लीजिए यहाँ पर जल की मात्रा है, बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पानी की है, यहाँ पर क्या है, पानी की मात्रा है, यहाँ पर बोल सकते हैं अपन पानी है। अब मान लीजिए अपन क्या करते हैं, बोरवेल करते हैं, या फिर फसलों को पानी देने के लिए गड्ढा करवाते हैं, ठीक है, ड्रिलिंग करवाते हैं, तो मान लीजिए वो पानी यहाँ से निकला। अब यहाँ पर ये जगह मान लीजिए एक टाइम के बाद तो ये जगह खाली होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए सारा जल हमने निकाल लिया, अब ये जगह खाली हो गई। अब सिंपल सी चीज है, जहां पर कुछ सामान होगा, अगर वहां से हम उस सामान को निकाल देंगे तो ऊपर की जगह जो बचती हो जाए कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है। यही चीजें पर्वतों पठारों में होती है, वहां से अपन खन जो खनिज हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जल की जो मात अंदर जो पर्वत पठारों के अंदर जो जल होता है वो वहां से निकल जाएगा, तो वहां पर क्या फिर खाली जगह बचेगी। और आपको पता है अगर ऊपर से, ऊपर और नीचे दोनों जगहों के बीच में अगर कोई लेयर है और वो लेयर हटा दी जाए, यानी पानी की लेयर है, ये मान लीजिए ऊपर और नीचे, इसके बीच में पानी ही पानी है, तो इस पानी को अगर अपन निकाल देंगे यहाँ से, तो ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। फिर यहाँ से फिर नीचे की ओर खिसकेगा, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे आएगा, इसकी वजह से क्या होगा, कंपन पैदा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गई छोटी लेवल की बात। अब सोचो इसी को अपन बोल देते हैं कि बहुत ही बड़े लेवल, यानी पूरी पृथ्वी के आधार पर सोचो ये चीज, ये तो एक छोटे से पर्वत के आधार पर या फिर एक भूमि के हिस्से के आधार पर बताया। इसी चीज को अपन पूरी पृथ्वी के आधार पर सोचें कि कितने बड़े लेवल पर होगी, ठीक है। तो उसी के द्वारा ये क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। यानी आपने संसाधन का इतना उपयोग कर लिया है, या फिर संसाधनों को जमीन से या फिर पर्वत पहाड़ों से इतना निकाल लिया है कि वहां पर उनकी जगह खाली स्थान हो गए, ठीक है। और उस खाली जगह को कैसे न कैसे तो भरा जाएगा। अब प्रकृति से आप कोई चीज ले रहे हो तो बस बदले में उसको कुछ तो देना होगा,
अब आपने संसाधन के तौर पर उस चीजों को निकाल दिया, अब वहां पर जगह खाली होगी तो वो नीचे ही धसेंगे, तो इसी आधार पर क्या होते हैं, भूकंपी आते हैं। ठीक है, इन चीजों को जैसे लैंडस्लाइड है वैसे इनको अपने भूस्खलन बोल देते हैं। तो संसाधनों का संरक्षण उतना ही जरूरी है। संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो शुरुआत वहीं से होती है कि संसाधनों की पहचान की जाए, उनकी मात्रा डिसाइड की जाए, फिर उनकी मात्राओं का पता लगाया जाए। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं संसाधन कौन कौन से हैं, फिर उनकी मात्रा का पता लगाया जाए, और मात्रा के आधार पर उसके उपयोग निश्चित किया जाए कि ये चीज इतने ही उपयोग में आएगी, इससे अधिक कोई उपयोग नहीं कर सकता। या फिर संसाधन है उनको लिमिटेड यूज करने के लिए बाध्यता कर दी जाए। ठीक है, और संसाधन का नियोजन करने के बाद ही संसाधन का संरक्षण किया जाए। ऐसा नहीं है कि अपन संसाधनों का उपयोग करना ही बंद कर दें, क्योंकि फिर वो मानव विकास के लिए लाभप्रद नहीं होगा, या फिर बोल सकते हैं कि मानव के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि बिना संसाधनों के जो मानव का विकास है वो हो नहीं सकता। इसीलिए संसाधन का उपयोग भी हो जाए और जो मानव विकास है उसको भी कोई हानि ना हो, और पर्यावरण को भी उससे कोई हानि ना हो, इसके लिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक होता है। संसाधन में जैसे अपन बोल देते हैं मिट्टी है, जैसे अपन मृदा बोल देते हैं, जल है, ठीक है, और वन है। ठीक है, उदाहरण के लिए मृदा, जल और वन ले ले, तो मृदा का भी क्या होता है, आजकल ह्रास हो रहा है। ठीक है, मृदा में भी ह्रास हो रहा है, जल में जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण भी होता है। आपने कहीं भी कुछ भी कचरा डाल दिया, वो जा कहाँ रहा है, जमीन पर तो है, कहाँ पर, मिट्टी पे। अब मिट्टी की वजह, उसकी वजह से क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। जल की बात करें तो जल में भी फैक्ट्रियों के द्वारा जो कचरा डाला जाता है तो उसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। वन की बात करें तो वन को कटाई की जा रही है, इतने वन काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से वनों का संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसीलिए इसी आधार पर अपन बोल सकते हैं कि संसाधनों का जो संरक्षण है वो करना क्या है, आवश्यक है। संसाधन संरक्षण होगा, उसी से ही मानव का विकास संभव हो सकता है। ठीक है, देखिए इसके बाद में बात करते हैं भू संसाधनों। ये हुआ था भूमि के संरक्षण की बात या संसाधनों के संरक्षण की बात। देखिए फिर बात करते हैं भू संसाधन। भू संसाधन बोल देते हैं या फिर भूमि संसाधन बोल देते हैं। ठीक है, भू संसाधन या फिर भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन से बात करें तो भूमि जैसे कि मैदान, पर्वत, पठार, ये किन चीजों में आते हैं, भू संसाधनों में आते हैं या फिर भूमि संसाधनों में आते हैं। ठीक है, देखिए अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में पर्वत है 43%। ठीक है, पर्वतीय हिस्सा कितना है, 43%। पठार की बात करें तो है 27%। मैदान की बात करें तो है 30%। ठीक है, अब बात करें भू संसाधन, तो भू संसाधन में ये चीजें आती है। ये चीजें किसके लिए, मैदान है वो कृषि के लिए यूज होता है, यानी कृषि कार्यों के लिए यूज होता है। परिवहन, ठीक है। पर्वत की बात करें तो पर्वतों का यूज किस लिए होता है, कुछ जगह पर आप देखोगे कि पर्वतों पर भी कृषि की जाती है। ठीक है, पर्वतों का महत्वपूर्ण होता है नदियों के उद्गम के लिए। ज्यादातर जो चीज है वो किसके लिए है,
कि पर्वतों यानी पहाड़ों से ज्यादातर क्या है, नदियां निकलती हैं। पठारों की बात करें तो ये संसाधनों के लिए होता है, यूज होते हैं, जिससे कि खनिज पदार्थ, ठीक है, कोयला, ठीक है, और लोहा है। देखिए, तो देखिए होता है क्या, ये भूमि संसाधन के अंदर आता है मैदान, पर्वत और पठार। मैदानों की जो बात करें तो वो 30% भाग हिस्से पे है, पर्वतों की बात करें तो 43% पे है, और पठार की बात करें तो 27% पे। मैदानों का अधिकतर यूज होता है कृषि कार्यों में या फिर परिवहन के संसाधनों के, जैसे कि रेल की पटरियां बिछानी हो, रोड बनानी हो, ये चीजें किसमें होती है, मैदानी हिस्सों में अधिक हो सकती है। फिर बात करें पर्वतों की, तो पर्वतों के जो अधिकतम संसाधनों के आधार पर बात करें तो नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, अधिकतर पर्वतों से होता है, ठीक है। और पठार की बात करें तो पठार है, उनमें अधिकतर जैसे कोयला है, खनिज है, खनिज पदार्थ है, फिर लो अयस्क जैसी चीजें मिलती हैं अपने को, ठीक है। तो भू संसाधनों का अलग अलग अपना अपना महत्व है, ठीक है। इसी आधार पर क्या होते हैं, भू संसाधनों को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे कि मैदानों के अंदर अलग चीजें पढ़ी जाती है, कृषि है, परिवहन से रिलेटेड चीजें पढ़ी जाती है। जब आप नदियों की बात करते हो उसमें उसके उद्गम से लेके, उद्गम की बात आती है तो अधिकतर चीजें आप पर्वतों से देखते हैं। फिर पठार की बात करें तो अधिकतम आप अगर खनिजों के बारे में, कोयले, जो लोहा, इनके चीजों के बारे में पढ़ोगे तो आपको अधिकतर पठारों के नाम भी मिलते हैं, क्योंकि कहाँ से निकाला जाता है, किस जगह से निकाला जाता है, कौन से पठार से निकाला जाता है, ये चीजें आप किसमें पढ़ते हो, इन चीजों में पढ़ते हो। और ये किस रिलेटेड है, भू संसाधन। ये क्या है आपके, भू संसाधन, ठीक है। भू संसाधन का मतलब होता है कि भूमि पे पाए जाने वाले संसाधन, वो क्या कहलाते हैं, आपके भू संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए। अब देखिए थोड़ी बात कर लेते हैं भूमि उपयोग। भू या फिर भूमि उपयोग, देखिए भू या फिर भूमि उपयोग, भू या फिर भूमि उपयोग का मतलब है कि आप जमीन का उपयोग किस आधार पर या फिर किस तरह से करते हैं। तो देखिए अलग अलग आधार होते हैं, भूमि पर आधारित होती है चीजें। कहीं पर परतदार भूमि पाई जाती है, परती भूमि बोल देते हैं इसे, ठीक है। कहीं पर वन से रिलेटेड चीजें आती है, जैसे कि कहीं उस भूमि पर वन है, ठीक है। कहीं पर बात करते हैं तो कृषि भूमि आ जाती है, ठीक है। अलग अलग भूमि का अलग अलग उपयोग है अपना अपना, ठीक है। अगर वनों की बात करें तो यहाँ पर क्या होंगे, अधिक पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या अपने को वनस्पतियां देखने को मिलती है, ठीक है। ये जिसे अपने वन भूमि बोल देते हैं, जिसको अपन बोल देते हैं वनस्पति भूमि बोल सकते हैं। प्रति भूमि में आप बोल सकते हैं कि जो कृषि कार्य है वो कर सकते हैं। कृषि भूमि है वो ही प्रति प्रति भूमि के, प्रति भूमि से रिलेटेड ही चीज है। पर कृषि भूमि है और प्रति भूमि है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कृषि भूमि है, इसमें आपको उपजाऊ मैदान या फिर ऐसी जगह पर जो कृषि कार्य हो और अच्छे से हो पाता है, जहां पर नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। यानी जहां पर नदियों द्वारा मिट्टी बहा कर लाई जाती है, ठीक है।
कृषि भूमि में अधिक अगर बात करें उपयोगिता वाली चीजें होती है तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी के द्वारा जो क्षेत्र विकसित होता है, मैदान विकसित होता है, वहां पर कृषि भूमि पर देखें तो बहुत अच्छी अपने को देखने को मिलती है। परंतु प्रति भूमि में भी यही चीज होती है, ठीक है। प्रति भूमि क्या होते हैं, कई वर्षों में तैयार होती है, जिसमें अलग अलग परत पाई जाती है मिट्टी की, ठीक है। ऊपर ही ऊपर मिलेगी वो सब तो आपको सबसे जो नई नवीनतम परत मिलती है मिट्टी की, ठीक है। फिर उससे अगर नीचे की खुदाई करते हैं तो जो मिट्टी की जो परत के रूप में अपन देखते हैं कि प्रति भूमि में ऊपर आपको मिट्टी मिल रही है एकदम महीन, फिर उससे नीचे थोड़ी सी मोटी मिट्टी मिल रही है, फिर नीचे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको कंकड़ पत्थर मिलने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो किस में आती है, प्रति भूमि में आती है, ठीक है, यानी परतदार भूमि। कृषि भूमि किसमें, जहां पर अधिकतर कृषि होती है, कृषि यहाँ पर भी होती है पर कुछ चीजों की ही। कृषि भूमि में आपको अलग अलग फसलें देखने को मिलती है, परंतु प्रति भूमि में आपको अलग अलग फसलें देखने को नहीं मिलती, मतलब लिमिटेड चीजें यहाँ पर उगाई जा सकती है। परंतु जो कृषि भूमि है यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की जो फसल है वहां की जमीन के अकॉर्डिंग, वहां की जलवायु के अकॉर्डिंग वहां पर कृषि करते हैं, ठीक है। तो है भूमि के जो उपयोग हैं वो अलग अलग चीजों के लिए होते हैं, ठीक है। मैदान कृषि भूमि में और प्रति भूमि में, प्रति भूमि है या फिर परतदार जो भूमि है, या इसमें आपके वे क्षेत्र आते हैं जिसमें परतदार मिट्टी पाई जाती है। कृषि भूमि की बात करें तो कृषि भूमि वे क्षेत्र हैं, सीधी सी बात करूं तो कृषि भूमि वो क्षेत्र होगा जो कि बंजर ना हो, ठीक है। एक तो क्या चीज हो, बंजर ना हो, दूसरी चीज क्या हो, उसके उसके ऊपर क्या नहीं की जा सके, सड़क ना बनाई जाई गई हो, या फिर सड़क ना बनाई जा सके, वो कृषि भूमि के अंतर आते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो केवल और केवल कृषि के लिए उपलब्ध है, जहां पर कृषि की जा सकती है, वो किसके अंदर आती है, कृषि भूमि के अंदर आती है, ठीक है। तो वो कृषि भूमि का एक अलग उपयोग है। इसी प्रकार जो अलग अलग जो भूमि की पड़ते हैं या फिर अलग अलग भूमियां पाई जाती हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की परत पाई जाती है, उस आधार पर भूमि का अपना उपयोग होता है, ठीक है। तो देखिए हमने आज पढ़ा है भूमि संसाधनों के बारे में, भूमि संसाधनों का नियोजन कैसे किया जाता है, ठीक है। भू संसाधन होते कैसे हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत उनका हिस्सा होता है। फिर भूमि संरक्षण की हमने बात की, भूमि के उपयोग की हमने बात की। फिर इससे आगे की जो बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।